तो we are done with what total assets which are of what current assets and non-current assets. Current assets में क्या है? Current investments, inventories, trade receivables, cash and cash equivalent, short-term loans and advances and other current assets. And non-current assets में क्या है? Fixed assets, tangible and intangible, non-current investments, long-term loans and advances. अब कर रहे हैं टोटल लाइबिलिटीज. क्या कर रहे हैं बेटा? जब अपने अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे या बैलेंस शीट करते थे तो लाइबिलिटीज में सबसे ऊपर कैपिटल लिखते थे और कैपिटल के बाद क्या लिखते थे? बाकी सब लाइबिलिटीज लिखते थे ना. तो यहाँ पे भी देखो कैपिटल का नाम बदल दिया हूँ. कैपिटल का नाम क्या कर दिया? देखो इक्विटी, और बाकी सब लाइबिलिटीज को देखो अलग से दिखा रहा हूँ. तो क्लास 11 में भी क्या करते थे? लाइबिलिटी साइड में पहले कैपिटल लिखते थे और उसके बाद सारी लाइबिलिटीज लिखते थे. मैं यहाँ पे कैपिटल का नाम बदल दिया हूँ इक्विटी. कैपिटल इज नथिंग बट व्हाट? इक्विटी. कैपिटल इज नथिंग बट व्हाट? इक्विटी. कैपिटल इज नथिंग बट व्हाट? इक्विटी. और बाकी सब लाइबिलिटीज को मैंने क्या कर दिया? देखो राइट हैंड साइड में अलग से लिख दिया. तो टोटल लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. Total liabilities are of two types. One is what? Capital, that is equity, and other liabilities, that is what? Liabilities. तो total liabilities कितने हिस्सों में? दो. अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे ना कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. तो कैपिटल का नाम क्या कर दिया? इक्विटी, और लाइबिलिटीज को मैंने एज इट इज क्या कर दिया? छोड़ दिया. अब बेटा देखो लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. दिख रहा आपको? लाइबिलिटीज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? देखो नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड व्हाट? तो करेंट का मतलब शॉर्ट टर्म, नॉन करेंट का मतलब क्या? लॉन्ग टर्म. तो लाइबिलिटी यानी कि उधार, जो उधार को मैं एक साल के भीतर चुकता कर दूंगा फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो वो क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटी. और जो उधार को मैं चुकता करने की सोच रहा हूं बट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो वो क्या बन जाएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी का मतलब उधार या कर्जा. तो जिस कर्जे को मैं एक साल के भीतर चुकता करने की सोच रहा हूं, दैट विल बी अ करंट लाइबिलिटी. लेकिन जिस लाइबिलिटी को मैं क्या करने की सोच रहा हूँ? पेमेंट करने की सोच रहा हूँ, बट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटीज. वो क्या कहलाएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटीज. तो अगेन बेटा लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. पहले तो सुन लो भाई मेरी वर्ड, सुनो भाई मेरे वर्ड्स. टोटल लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज व्हाट? इक्विटी, एंड द अदर इज व्हाट? लाइबिलिटीज. देन लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज व्हाट? करंट लाइबिलिटी, द अदर इज व्हाट? नॉन करंट लाइबिलिटी. करंट का मतलब शॉर्ट टर्म, नॉन करंट का मतलब लॉन्ग टर्म. Current liabilities are those liabilities which are to be paid within 1 year from the date of balance sheet. Non-current liabilities are those liabilities which are to be paid but after 1 year from the date of balance sheet. आगे बढ़े. Current liabilities का पहला एग्जांपल देखो. Current liabilities का आप पहला एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ. देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. बेटा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था ना, उसमें तो लोन दिया गया था ना एक साल के वास्ते. तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब क्या है? लोन लिया गया है फॉरवर्ड 1 ईयर. ओके. तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब लोन लेने वाले के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन वहां पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या था? लोन देने वाले के बारे में बात कर रहे थे. तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब क्या है? यहाँ पे लोन लिया गया है, ये लोन को चुकता करेंगे बट विद इन व्हाट? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. तो उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. शॉर्ट टर्म. और वहां पे लोन देने वाले का नाम क्या था? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. कंफ्यूजन क्रिएट मत करना भाई. लोन देता है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लेकिन जब लोन देता है तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. इसका एग्जांपल लिख लो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का एग्जांपल लिख लो. फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट. क्या लिखवा रहा हूं? तो आप बैंक से क्या कर रहे हो? लोन ले रहे हो. कैश क्रेडिट. तो फिलहाल बस आपको ये क्या करना है? नाम जानना है. तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का फिलहाल दो एग्जांपल याद कर लो. बैंक ओवरड्राफ्ट एंड व्हाट? कैश क्रेडिट. अब इट्स ओके. तो करंट लायबिलिटीज में वी हैव डिस्कस्ड व्हाट? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. उधार लिया गया हुआ है फॉर हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम? 1 ईयर. दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज व्हाट? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. दो एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, दोनों ही बैंक से लोन लिया हुआ है. दोनों किससे लोन लिया हुआ है? बैंक से. दूसरा बेटा ट्रेड पेएबल्स. बेटा वहां पे ट्रेड रिसीवेबल्स पड़े थे ना एसेट्स में, तो वहां पे क्या था? डेटर्स और क्या था? बिल्स रिसीवेबल. तो यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स में क्या आएगा? यस. तो ट्रेड पेएबल्स में दो आइटम कौन सी आनी चाहिए? एक कौन सी आएगी? क्रेडिटर्स. एक कौन सी आएगी? और दूसरा कौन सा आएगा? बिल्स पेएबल. दूसरी आइटम कौन सी आएगी? बिल्स. तो क्रेडिटर्स का मतलब क्या? मैंने उधार में खरीदा है गुड्स. मैंने उधार में क्या खरीदा है? गुड्स. और अभी तक उसको पैसे नहीं दिए हैं, तो सामने वाला मेरे लिए क्या बन जाता था? क्रेडिटर्स. लेकिन अगर उसी को रिटर्न वे में काम कर लेंगे तो सामने वाले को क्या बोलते हैं? बिल्स पेएबल. तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल बोथ आर वन एंड द सेम,
बट ट्रेड पेबल्स के भीतर दो एग्जांपल जानने हैं, वन इज व्हाट क्रेडिटर्स, द अदर इज व्हाट बिल्स पेबल। तो ट्रेड पेबल्स इज ओके। तीसरा कौन सा है? अदर करंट लायबिलिटीज। तीसरा कौन सा है? इसमें लिख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लेवल सब डिस्कस्ड है, इसमें लिख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और दूसरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दूसरा क्या लिख लो? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देख लो मैंने एरो करके लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड व्हाट, आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग्स। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? मैंने सर्विस ले ली है लेकिन अभी तक मैंने पैसे दिए नहीं है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने माल की डिलीवरी नहीं की है लेकिन एडवांस में पैसे लेके बैठ गया। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या? मैंने पैसे ले लिए हैं लेकिन सर्विसेज दी नहीं है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में मैंने सर्विस ले ली है लेकिन अभी तक मैंने पैसे नहीं दिए। तो आई होप इट्स ओके। तो अदर करंट लायबिलिटी में दो एग्जांपल कौन सा इंपॉर्टेंट है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड व्हाट? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पॉइंट डी में देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पॉइंट डी में क्या देखो? तो मैं इसके एकदम सिंपल मतलब लिखवा रहा हूँ। आपके वैसे एक पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर था क्लास 11 में ऑन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, उसमें इसका डिस्कशन था। मुझको यहाँ पे सिंपल सा एक वर्जन समझाना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये तो अच्छा ही रहेगा कि आप बस इसको लर्न कर लो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में इसको क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ। अगर मुझको किसी को पैसे देने हैं लेकिन ये 100% अश्योरेंस नहीं है, कितनी बार क्या होता है मुझको लगता है किसी को पैसे देने हैं लेकिन 100% श्योर नहीं हूँ और ना इसका अमाउंट एग्जैक्ट पता कर पा रहा हूँ, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? प्रोविजन। तो देखा जाए तो प्रोविजन की दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक तो 100% आपको पता नहीं रहता कि आपको ये पे करना है। दूसरा, इसके अमाउंट में आपको क्या रहती है? इश्यू रहती है। इसके अमाउंट में आपको क्या रहती है? इश्यू रहती है। आपके पास कभी भी इसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं रहता। मैं एग्जांपल्स के लेके बात करूंगा। अगेन प्रोविजंस में कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं? दो। एक तो ये 100% श्योर नहीं है कि पे करना है, और दूसरा अगर पे भी करना है तो मुझे इसके अमाउंट के बारे में एक बार के लिए पता नहीं रहता है। देन दैट इज क्लासिफाइड एज अ व्हाट? प्रोविजन। दैट इज क्लासिफाइड एज अ व्हाट? प्रोविजन। और अगेन अगर ऐसा पेमेंट करना भी है विद इन 1 ईयर करना है तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगेन पहले लर्न कर रहे हैं प्रोविजन के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यू आर नॉट वेरी 100% श्योर कि आपको ये पेमेंट करना है, बट देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको उसको क्या करना है? पेमेंट करना है। दूसरा, आपको अमाउंट का उसकी सर्टेनिटी नहीं है, मतलब कितना अमाउंट पे करना है एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं पता है, तो ये क्या होता है? प्रोविजन। और आपको लग रहा है कि अगर ये पेमेंट भी करना है तो विद इन 1 ईयर ही पेमेंट करना पड़ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या बन जाएगा? बेस्ट एग्जांपल होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? तो आप जो पैसा कमाते हो बिजनेस में, उस पर टैक्स पे करना पड़ता है ना, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को। तो बेटा पूरे साल में काम कर रहा हूँ, पूरे साल में क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। तो बेटा अगर प्रॉफिट होगा तो ही ना मैं टैक्स पे करूंगा। तो श्योर तो एकदम है नहीं कि आपको पे करना है, लेकिन आपको पास्ट एक्सपीरियंस से क्या लग रहा है कि एवरी ईयर प्रॉफिट होती हुई आई है, तो इस साल भी क्या होगी? प्रॉफिट हो जाएगी। तभी आपको फीलिंग क्या आ रही है कि हो सकता है मोरलेस ये पैसे मुझको क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। और जब तक आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम 100% तैयार नहीं हो जाता है तो आपको उसका टैक्स का फिगर पता चलेगा क्या? तो प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ व्हाट? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्योंकि आपको लग तो रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस है पे करने का, लेकिन श्योर तो नहीं है ना पे करना है, क्योंकि उस साल अगर लॉस हो गया तो आपको पेमेंट करने की दरकार नहीं पड़ेगी। दूसरा, जब तक फुल फ्लेजेड आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार नहीं हो जाती तब तक आपको टैक्स का अमाउंट के बारे में पता नहीं रहता। तो आप एस्टिमेटेड बेसिस पे काम करते हो। किसके बेसिस पे काम करते हो? एस्टिमेटेड। इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है ना? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज आल्सो अगेन अ व्हाट? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज अगेन अ व्हाट? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो अगेन पहले प्रोविजन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स, यू आर नॉट वेरी 100% श्योर कि आपको पेमेंट करना है, लेकिन मोर लेस आपको पेमेंट करना है, मतलब आपको ये फीलिंग आ रही है। दूसरा, आपको इसके अमाउंट के बारे में एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है, तो वो प्रोविजन है। और आपको लगता है कि नहीं, अगर मुझको पेमेंट करना भी पड़ जाए, एक साल के भीतर पे करना है, तो वो क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और इसके एग्जांपल्स, दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर व्हाट? बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड व्हाट? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो लिख लो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के एग्जांपल्स लिख लो, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हर्षित, इज दिस ओके? Yes, sir. तृप्ति? Yes, sir. तो करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स,
ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के भीतर बैंक ओवरड्राफ्ट एंड व्हाट कैश क्रेडिट, शॉर्ट ट्रेड पेबल्स के भीतर क्या क्रेडिटर्स एंड व्हाट बिल्स पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी के भीतर क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड व्हाट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन के भीतर दो एग्जांपल, प्रोविजन फॉर व्हाट बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड व्हाट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज में पहला वाला कौन सा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो बेटा अगेन यहाँ पे क्या लिया, उधार लिया है, और ये उधार मैं चुकता करूंगा बट व्हाट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अगेन मैंने यहाँ पे उधार लिया है और ये उधार को चुकता भी करूंगा बट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, देन दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो आपने बोरो किया है पैसा, आप चुकता करोगे बट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के एग्जांपल लिखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के एग्जांपल लिखो, ए डिबेंचर्स, बी पब्लिक डिपॉजिट्स, सी मॉर्टगेज लोन। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के एग्जांपल्स क्या, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, मॉर्टगेज लोन। बेटा पहला दो लोन ना पब्लिक से लिया हुआ है, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट लोन किससे लिया हुआ है, पब्लिक से लिया हुआ है, और जब बैंक से लोन लेंगे तो क्या लिख देंगे, मॉर्टगेज लोन। बेटा मॉर्टगेज का मतलब होता है सिक्योर्ड लोन, मॉर्टगेज लोन का मतलब क्या होता है, बेटा कोई भी बैंक से लोन लेने जाओगे तो गिरवी के तौर पे कुछ रखोगे ना, उसको क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड, उसको क्या बोलते हैं, और सिक्योर्ड का कॉम्प्लिकेटेड वर्ड क्या होता है, मॉर्टगेज। कोई भी आपसे पूछे मॉर्टगेज आप समझ जाओगे, लोन लिया कुछ गिरवी रखते, लोन लिया हुआ कुछ, और आपको पता ही है कि बैंक से लोन लेने जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी के तौर पे बैंक के पास रखना पड़ेगा। तो अगेन लॉन्ग टर्म बोरिंग से तीन एग्जांपल, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड व्हाट मॉर्टगेज लोन। पहला दो लोन पब्लिक से लिया हुआ है, तीसरा लोन किससे लिया हुआ है, बैंकों से लिया हुआ है। पहला दो लोन किससे लिया हुआ है, पब्लिक से, तीसरा लोन किससे लिया हुआ है, बैंक से। और मॉर्टगेज लोन, ये लोन लिया हुआ है लेकिन कुछ गिरवी के तौर पे बैंक के पास कुछ रखा हुआ है। ये आपको भी पता है कि अगर आप कुछ लोन लेने जाओगे तो बैंक आपसे कुछ गिरवी मांगती है, इंग्लिश में गिरवी को क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज। क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज। आई होप इट्स ओके। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन बेटा अगेन मोरलेस ये मुझको क्या करना है, पेमेंट करना है, लेकिन 100% श्योर नहीं हूं और इसका मुझको एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है। और अगर ये पेमेंट भी करना है आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट बैलेंस शीट, आफ्टर 1 year from the date of balance sheet, then it will be termed as what, long term provisions. Then it will be termed as what, long term provisions. इसके एग्जांपल लिखो, employee benefits, इसके एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट, employee benefits, employee benefits। और जो दूसरा एग्जांपल है इसका वारंटीज, दूसरा एग्जांपल क्या है, वारंटीज। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन अगेन आपको श्योरिटी नहीं है कि आपको ये पे करना ही है और आपको इसका अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन अगर आपको ये पेमेंट करना है आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, सो इट विल बी क्लासिफाइड एज व्हाट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जिसके एग्जांपल क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड व्हाट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड व्हाट। मैं वारंटी का मतलब समझा देता हूँ, एम्प्लॉय बेनिफिट्स तो बहुत जगह और आएगा, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। बेटा सोचो मैंने कोई लैपटॉप खरीदा है तो सामने वाला मुझको वारंटी देता है कि नहीं देता, इसका मतलब क्या है, अगर मेरा लैपटॉप खराब होगा तब मैं उसके पास क्या करूंगा, जाऊंगा और वो मुझको क्या करके देगा, रिप्लेस करके देगा। तो सामने वाला का श्योरिटी है क्या, ये आनंद वापस से लैपटॉप लेके आएगा, नहीं ना। लेकिन अगर लेके आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस, यानी कि उसका तो खर्चा लगना स्टार्ट हो जाएगा ना, इसलिए वारंटीज अगेन अ प्रोविजन। तो उसको 100% अश्योरेंस तो नहीं है कि पैसा उसका लगेगा, क्योंकि खराब होगा तो ही तो मैं उसके पास वापस जाऊंगा, और खराब क्या होगा मुझको क्या पता, और उसको भी क्या पता, तो उसको क्या एग्जैक्ट अमाउंट पता रहेगा उसके बारे में, नहीं रहेगा। तो इट इज अ केस ऑफ व्हाट, वारंटी। इट इज अ केस ऑफ व्हाट, वारंटी। तो आप जो वारंटी सुनते हुए हो उसी वारंटी के बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आप जब लैपटॉप वगैरह खरीदते हो तो 3 years 4 years, घड़ी खरीदते हो तो 3-4 years की क्या मिलती है, वारंटीज मिलती है, उसी के बारे में यहाँ पे क्या है डिस्कशन। तो अगेन नॉन करेंट लायबिलिटीज टू टाइप्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म वारंटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के तीन एग्जांपल्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड मॉर्टगेज लोन। डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड व्हाट, मॉर्टगेज लोन। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के दो एग्जांपल्स फिलहाल, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड दूसरा कौन सा, वारंटीज। दूसरा कौन सा, वारंटीज। आई होप टिल इट्स ओके।
तो again, final time liabilities are of two types: current liability and non-current liability. Current liabilities are those liabilities which are to be paid within 1 year. Non-current liabilities are those liabilities which are to be paid after 1 year. Current liabilities, for example, short-term borrowings, trade payables, other current liabilities, and what short-term provision. Whereas non-current liabilities के दो example है long-term borrowings and long-term provisions. Long-term borrowings के भीतर तीन debentures, public deposits, and what mortgage loan. और long-term provisions के भीतर दो employee benefits and what provisions. Final इक्विटी का मतलब क्या था? कैपिटल. इक्विटी का मतलब क्या था? और बेटा आप क्या करते थे? कैपिटल के साथ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को एडजस्टमेंट भी तो करते थे. क्लास 11 में जब मैं बैलेंस शीट बनाता था तो कैपिटल के साथ नीचे एडजस्टमेंट क्या करता था? तो बेटा कैपिटल का नाम तो देखो क्या है? शेयर कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या है? और जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को जो एडजस्टमेंट करते थे उसका नाम बदल दिया, रिजर्व एंड सरप्लस. अब करते थे ना, कैपिटल लिखते थे ओपनिंग कैपिटल, और उसके बाद क्या करते थे? प्लस माइनस क्या करते थे? प्रॉफिट्स या लॉसेस. तो उस कैपिटल को क्या बोल रहा हूँ? शेयर कैपिटल. और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को क्या बोल रहा हूँ? रिजर्व एंड सरप्लस. और उन दोनों को जोड़ दूं तो क्या निकल जाएगा? इक्विटी. उन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या निकल जाएगा? इक्विटी. आई होप सो. ओके, ठीक है ना. तो आप भी ये करते थे, कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉसेस करके तो टोटल अमाउंट निकालते थे. तो यहाँ पे कैपिटल का नाम क्या हो गया? शेयर कैपिटल. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का नाम क्या हो गया? रिजर्व एंड सरप्लस. दोनों को कंबाइन करके क्या निकल जाएगा? इक्विटी. दोनों को कंबाइन करके क्या निकल जाएगा? शेयर कैपिटल के दो एग्जांपल जानने, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा बुक ही है. शेयर कैपिटल के ऊपर एक पूरा का पूरा बुक ही है. फिलहाल आपको दो एग्जांपल्स जानने. अगर आपने बिजनेस स्टडीज खोल के भी देखा तो आपको ये दो नाम याद होंगे: इक्विटी शेयर कैपिटल एंड व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. देखा होगा, बिजनेस स्टडीज में था, जहां कंपनीज के बारे में था, वहां पे लिखा हुआ था कैपिटल आर ऑफ टू टाइप्स: इक्विटी शेयर कैपिटल एंड व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. और कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करता है उनको क्या बोलते हैं? ओनर्स. So there are two types of owners. There are two types of what? Shareholders. Those are termed as what? Equity share capital and preference share capital. तो यहाँ पे शेयर कैपिटल के भीतर दो लिख लो: इक्विटी शेयर कैपिटल एंड व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. बेटा इक्विटी के पास डिसीजन मेकिंग राइट्स होती थी, तो जिन ओनर्स के पास बिजनेस की डिसीजन मेकिंग राइट्स होती है उनको क्या बोलते हैं? इक्विटी. लेकिन जिनके पास डिसीजन मेकिंग राइट्स नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस. उनको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है ना. तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करते थे उनके पास क्या होता था? बिजनेस की डिसीजन मेकिंग राइट्स होती थी. लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उनके पास बिजनेस की डिसीजन मेकिंग राइट्स नहीं होती है. इतना ही प्लेन सिंपल आपको डिफरेंस जानना. तो शेयर कैपिटल ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स. यू हैव ऑलरेडी हर्ड देम. One is what? Equity share capital. The other is what? Preference share capital. Next क्या है? Reserve and surplus. ये क्या है? Profits and losses. तो आपको profits and losses चार तरह के जानने हैं. Reserve and surplus के examples लिखो. Reserve and surplus के चार examples जानने हैं. One, general reserve. ये सब profits and losses के different names है. General reserves. Two, capital reserves. Three, securities premium reserve. और फोर्थ, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल. पीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस. तो रिजर्व एंड सरप्लस के देख लो चार एग्जांपल्स जान लो. 5 चैप्टर में यही आइटम्स को डिस्कस करना है, तो हर जगह और भी इसका डिस्कशन लेते हुए जाएंगे. ठीक है ना. चार एग्जांपल्स कौन से हैं? स्वानी, फिजा, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस ऑफ व्हाट? पीएल. क्रेडिट और डेबिट बैलेंस ऑफ व्हाट? पीएल. क्रेडिट और डेबिट बैलेंस ऑफ व्हाट? पीएल. तो आप समझ गए. तो जो बचपन में आप कैपिटल लिखते थे उसके नीचे क्या करते थे? प्लस प्रॉफिट एंड माइनस लॉसेस करते थे ना. तो कैपिटल का नाम क्या हो गया? शेयर कैपिटल. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का नाम क्या हो गया? रिजर्व एंड सरप्लस. उन दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकल जाएगा? इक्विटी. तो रिजर्व एंड सरप्लस के चार एग्जांपल्स लिख लिया. ठीक है ना. तो चलो इसको रिपीट करके पूरे जो भी डायग्राम है, मैं क्लास को क्या कर रहा हूँ? क्लोज कर रहा हूँ. तो अगेन क्लास 12 अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. क्लास 12 में अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या चाहिए? हेल्प चाहिए. तो क्लास 11 में चला गया हूँ और बैलेंस शीट के बारे में क्या कर रहा हूँ? डिस्कस कर रहा हूँ. राइट हैंड साइड में क्या होता था? टोटल एसेट्स होता था. यहाँ पे टोटल एसेट्स के कितने हिस्से कर देना? दो. एक क्या है? करंट एसेट्स. दूसरा कौन सा है? नॉन करंट एसेट्स. करंट एसेट्स के 6 एग्जांपल है: करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड व्हाट? अदर करंट एसेट्स. व्हेयरएज नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल क्या है? फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल, इंटैंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड व्हाट? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. इसके भीतर आपको सभी एग्जांपल्स जानने हैं. कहीं पे भी यहाँ पे कुछ पूछना है तो पूछो. अगर मैं लायबिलिटी साइड में जाऊं तो टोटल लायबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स: इक्विटी एंड व्हाट? Liability. Equity and what? Liability. Then liability are of how many types? Two types. One is what? Current liability. The other is what? Non-current liability. Current liability: short-term borrowings, trade payables. Other current liabilities: short-term provisions.
नॉन करेंट लायबिलिटी वही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड व्हाट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इक्विटी के भीतर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल के भीतर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के भीतर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व एंड व्हाट्स डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इन व्हाट पीएल। आपका बस होमवर्क ये है कि आपको ये 3 बार ड्रॉ करके वापस से लाना है। पूरे डायग्राम को कितनी बार ड्रॉ करके लाना है? 3 बार, क्योंकि अपने को 5 चैप्टर में रिक्वायरमेंट है, तो मैं बार बार इस डायग्राम में नहीं आ पाऊंगा। तो आपका इतना ही होमवर्क है कि आप इसको वापस से क्या करोगे, 3 बार ड्रॉ करने से होगा क्या कि ब्रेन में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ब्रेन में क्या हो जाएगा। और हर्षित एंड तृप्ति, आप लोग इसको फोटो खींच के भेजोगे होमवर्क का। ओके सर। चलो आज की क्लास एंड कर रहा हूँ, कुछ पूछना है तो पूछो तृप्ति एंड हर्षित। सर पक्का? यस। ठीक है, चलो मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूँ।